बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जुर्म की पकड़ अपने मेज़बान हारिस शेख के साथ। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी लेकर आया हूँ कि जिसका ताल्लुक़ कराची के एक नौजवान मोहम्मद वसीम के, जिनके अपने ही बहन भाइयों ने उनको उनके हिस्से से बेदखल करके और उनके ऊपर जो जुल्म सितम उन्होंने किए, और उस बिना के ऊपर उन्होंने ना सिर्फ उनको उनके हक से महरूम किया, बल्कि उनको मार कर ना सिर्फ घर से निकाला, बल्कि उनके ऊपर उन्होंने उल्टे सीधे इल्ज़ामात भी लगाए। और सर्दी के इस आलम के अंदर मोहम्मद वसीम जब घर से निकला तो वो बेयारो मददगार था। वसीम के बारे में मैं यहाँ पर एक बात कहना ज़रूरी समझता हूँ कि वसीम इस वक्त दुनिया में अकेला है। इसके वालिद और वालिदा इंतकाल कर चुके हैं। उसकी अपनी एक सगी बहन कि जिसकी शादी हो चुकी है और वो पंजाब में है, और वसीम यहाँ पर तन्हा अकेला। अपने सुतेले ही बहन भाइयों के जुल्म का निशाना बना, और अपने वालिद साहब की जो उसकी जायदाद थी उसको बेचकर उसके सुतेले भाइयों ने जो वसीम का हक बनता था उससे भी महरूम करा। और ना सिर्फ वसीम को उसका हक दिया, बल्कि उन्होंने वसीम को मारकर अपने घर से भी बेदखल कर दिया। और जिस बिना के ऊपर अब वसीम दुनिया के अंदर तन्हा ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गया है, और उसके भाइयों ने जब उसके ऊपर जुल्म किया तो उसका एक गुर्दा नाकारा हो चुका है। और इस वक्त वसीम जिस कंडीशन के अंदर है उसके ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से मुमकिन है कि उसका दूसरा गुर्दा जो है वो भी नाकारा हो जाए। तो इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वसीम के साथ जो उसके अपने ही बहन भाइयों ने जुल्म और सितम की, जो पहाड़ उसके साथ तोड़े, और वसीम के सुनते हैं वसीम भाई की कहानी, वसीम भाई की ज़ुबानी। अस्सलाम वालेकुम। वसीम भाई, जो आपके साथ जो कुछ भी हुआ तो आप उसको अपनी ज़ुबानी कुछ बयान फरमाइए। मेरा एक मकान था जिसमें हम सारे बहन भाई रहते थे, मिलजुल के खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। अचानक वालिदा का इंतकाल हुआ। उसके बाद फिर आपस में ही मिलजुल के जो ना अनबन बहुत सारी बातें हुई कि मकान बेच दो, मकान बेच दो। मगर मैंने कहा नहीं, कहाँ जाएंगे। कहने लगा नहीं बेचो भाई, नहीं अगर नहीं बेच सकते तो आप जो ना हिस्सा दे दो। फिर मजबूरी में इन्होंने अपना हिस्सा मकान बेच दिया। बेचने के बाद इन्होंने मुझे 1 रुपया भी नहीं दिया। आखिरी तीसरी पेमेंट हुई इनकी, 64 लाख रुपए का मकान दिखा, मगर मुझे 1 रुपया नहीं दिया। मैंने अपने भाइयों को बहुत बोला कि मुझे यार मकान दे दो भाई, मुझे पैसा दे दो, मगर उन्होंने कहा नहीं, एक लम्हे के लिए भी नहीं दिया, ना उन्होंने कभी सोचा। इस बात को तकरीबन 3 साल हुए। अच्छा, तो वसीम भाई, जो आपका ये जो मकान जो आपके भाइयों ने जो बेचा, तो क्या वो मकान आपके वालिद साहब को गवर्नमेंट की तरफ से मिला हुआ सरकारी क्वार्टर था? जी हाँ, वो सरकारी मकान था, मगर हमारी पैदाइश से पहले ही वो ट्रैफिक में तो वो रह रहे थे, उनकी रिहाइश हुई थी। उसके बाद फिर हमारे काफ़ी अर्सा तक रहते रहे। फिर वालिद का बीमार हो गए, किसी का कुछ भी नहीं था, मगर वो कहते हैं हमारा मकान ही हमने बनाया है, ऐसा कुछ भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं एक बात और बताना ज़रूरी समझता हूँ
कि वसीम के जो वालिद साहब थे वो ट्रैफिक पुलिस में थे और 2006 में जब वो रिटायर्ड हुए तो वो उस घर के अंदर रह रहे थे। लेकिन यहाँ एक बात जो काबिल गौर है वो ये कि सरकारी जो क्वार्टर होती है या सरकारी जो ज़मीन होती है उसका जो मुलाजिम होता है वो जब तक उसको इस्तेमाल कर सकता है कि जब तक उस ऑन ड्यूटी है। लेकिन इनके भाइयों ने उस सरकारी जगह को बेचकर ना तो सिर्फ एक जुर्म किया है बल्कि दूसरा जुर्म उन्होंने ये किया कि जो उस सरकारी क्वार्टर को उन्होंने बेचा उससे भी वसीम के जो हक था उससे भी उनको उन्होंने महरूम किया। अच्छा वसीम भाई, क्या आपको जब मार के आपके भाइयों ने घर से निकाला तो आपका जो है गुर्दा जो नकारा हो गया उस बारे में कुछ कहेंगे? वो उठते बैठते कभी बोलते थे कि भाई कमाओ नहीं कमाओ, उसको दर्द हिस्सा बनता था 14 लाख रुपए, उससे भी उसको महरूम रखा और उसको जायदाद को उन्होंने ना सिर्फ फरोख्त कर दिया। यहाँ मैं एक बात ज़ोर दे के कहूँगा वो इसलिए कि वसीम के जो वालिद साहब थे वो ट्रैफिक पुलिस के अंदर मुलाजिम थे। वो ट्रैफिक पुलिस में मुलाजिम थे और वो जगह वो क्वार्टर जो था वो भी सरकारी था और वसीम के उन सुतेले बहन भाइयों ने उस सरकारी क्वार्टर को फरोख्त करा 64 लाख रुपए के अंदर। मेरे भाई क्या खाया क्या नहीं खाया। मेरा जब ऑपरेशन हुआ तो मुझसे किसी ने भी आगे नहीं पूछा। अच्छा वसीम भाई, आपका एक गुर्दा इस वक्त नकारा हो चुका है और आपकी ब्लीडिंग हो रही है, ये बिल्कुल सही बात है? जी हाँ, ये बहुत सच है और नहीं तो आप देख सकते हैं मेरी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग है और जिस तरह मैं रह रहा हूँ ये मैं जानता हूँ, ये मेरा खुदा जानता है। अच्छा, तो यहाँ पर आप जो इंसानियत का दर्द रखने वाले मेरे मुखैर हजरात हैं और जेडीसी के ज़फ़र अब्बास भाई हैं और भी जो इंसानियत का दर्द रखने वाले हजरात हैं, उनसे आप किस तरह की रिक्वेस्ट चाहते हैं कि आपकी कुछ ऐसी हेल्प हो कि जिससे आपकी जो ये मुश्किलात जिससे आप गुज़र रहे हैं ये हल हो सकें या ये आसान हो सकें? ये मेरे आप लोगों का ताउन चाहिए कि आप लोग सब मिलकर मेरी मदद करें। मुझे ऐसा दिया, मुझे मेरा पैसा मिल जाए बस। ना मुझे दिया ना मेरी बहन को दिया, मेरी बहन को तो कुछ नहीं दिया, मगर वो बस कहते हैं कि दे देंगे ये नहीं पता कि कब दे देंगे। तो नाज़रीन, आपने सुना कि ये थे कराची के मोहम्मद वसीम के जिनके अपने ही बहन भाइयों ने इनके साथ जो जुल्म के पहाड़ तोड़े और इनको अपने ही हक से ना सिर्फ महरूम किया बल्कि उनको मार के घर से भी निकाला और इतना मारा कि उनका एक गुर्दा नकारा हो चुका है और इस वक्त उनके ब्लीडिंग कंटिन्यू जारी है। और जिस दोस्त के साथ ये इस वक्त उनके घर में रिहाइश पजीर हैं वो उनकी ट्रीटमेंट अब्बासी शहीद हॉस्पिटल से भी करवा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक? आपको पता है कि जैसा कि इस दौर चल रहा है, महंगाई का दौर चल रहा है कि आज के दौर में खुद अपना गुजारा एक मुश्किल हो गया है। तो लिहाजा इस वीडियो को जो बनाने का जो मकसद है वो सिर्फ ये कि कोई ऐसे मुखैर हजरात, कोई ऐसे साहिब हैसियत मेरे जेडीसी के ज़फ़र अब्बास भाई अगर मेरी आवाज़ सुन रहे हो, मेरी वीडियो देख रहे हो, तो उनसे मैं ये खुसूसी तौर पे रिक्वेस्ट करूँगा कि कराची के इस नौजवान वसीम के लिए अगर कुछ कर सकते हैं तो इनके लिए करें। हमारी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी जो तमाम तर मुश्किलात हैं वो हल हो सकें और ये हमारी तरह, आपकी तरह एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकें। मिलता हूँ आपके साथ एक अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए इजाज़त दीजिए। कैमरामैन समीर शेख के साथ अपने मेज़बान हारिस शेख को अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।